नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू न्यूज़ क्लिक। आप सबको मैं स्वागत कर रहा हूं। आज मेरा साथ वरिष्ठ राजनेता यशवंत सिन्हा है। आप सब उनको पहचानते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हमारे देश के वित्त मंत्री थे, विदेश मंत्री थे और आज वो भारतीय जनता पार्टी को आलोचना कर रहे, टिप्पणी कर रहे। बहुत साल यशवंत सिन्हा जी भारतीय जनता पार्टी में थे। और यशवंत जी, धन्यवाद आपका समय आपने न्यूज़ क्लिक का दर्शक को दिया। मेरा पहला सवाल, आपको अस्पताल जाना पड़ा, आपका 83 साल हो गया। आपका तबीयत कैसा है इस वक़्त? मेरी तबीयत में बहुत सुधार हुआ है और इसके पहले कि मैं आगे वर्णन करूँ अपने स्वास्थ्य के बारे में, आपने जो परिचय दिया उसके बारे में एक शब्द जोड़ना चाहूँगा कि अब मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं हूँ। 2018 में लगभग 3 साल पहले मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दिया था, क्योंकि आज की भारतीय जनता पार्टी और अटल बिहारी वाजपेयी के समय की भारतीय जनता पार्टी में आसमान-ज़मीन का अंतर है। तो उस पर फिर से आएँगे, लेकिन तबीयत हमारी बीच में कुछ गड़बड़ा गई थी। मुझे अस्पताल जाना पड़ा, 2 हफ्ते अस्पताल में रहा, इलाज वगैरह डॉक्टरों ने किया। अभी भी इलाज चल रहा है, लेकिन मैं अब बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ पहले की तुलना में और इसीलिए आज बहुत दिनों के बाद मैं आपके साथ एक पहला इंटरव्यू कर रहा हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद यशवंत जी। आपको सब मालूम है क्या हो रहा है देश में। आज जिस तरह से किसान का आंदोलन चल रहा है, राष्ट्रीय राजधानी के बाहर टिगरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर में लाखों किसान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, भारतवर्ष के अलग-अलग जगह से 1 महीना से ज़्यादा हो गया। सर्दी का मौसम में वो बोल रहे हैं, आप जब तक ये 3 कानून रद्द नहीं करेंगे, वापस नहीं लेंगे, हमारे साथ बातचीत करने के लिए कोई फ़ायदा नहीं। बात कर रहे हैं लोग। सरकार कभी-कभी इनको धमकी देते हैं, कभी-कभी इनके लिए बात करने के लिए तैयार है, कभी-कभी इनको खालिस्तानी कहते हैं, चरम वामपंथी कहते हैं और बोलते हैं नहीं, हम सारे कानून का सुधार करने के लिए तैयार है। तो आपका क्या विश्लेषण है? ये जो किसान की आंदोलन, जो लाखों लोग आज जिस वक़्त हम लोग बात कर रहे हैं, सड़क पे हैं। ये साढ़े 6 साल नरेंद्र मोदी जी का जो सरकार चल रहा है, एक तरह से एक निर्णायक जगह में हम पहुँच गए। Will this be देखिए the ऐसा defining is this a defining phase? It is a defining moment for the Modi government. There is no doubt about it. But मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ। अक्सर आप देखेंगे कि राजनीति में जब चर्चा होती है, खास करके जब वाद-विवाद होता है, तो मैं आपके बारे में, आप मेरे प्रतिद्वंदी हैं, तो मैं आपके बारे में कहूँगा, आपने ऐसे कहा था, आपने तो ये मान लिया था, आज हम मुकर रहे हैं राजनीति के चलते। मुझे आश्चर्य होता है इस आर्गुमेंट पर, क्योंकि राजनीतिक दल तो राजनीति ऐसा का चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उनको जब मौका मिलेगा तो राजनीति करेंगे। एक बात, दूसरी बात जो है वो ये है कि आज की सरकार जो है या भारतीय जनता पार्टी, उसका जब भी उस पर लोग फैसला करने के लिए बैठेंगे, तो उसने जो वादे किए, उन वादों को ध्यान में रख के कि उन वादों पर ये कैसे अपने को उतार रहे हैं, उसको ध्यान में रखकर वो फैसला करेंगे। ये वो नहीं सोचेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा, कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या किया और किसने क्या कहा। आपने खुद अपने बारे में जो कहा, अपने वादों के बारे में जो कहा, उसी के अनुसार आपका जजमेंट होगा। तो मोदी सरकार ने क्या कहा या मोदी भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा था, हम स्वामीनाथन आयोग लागू करेंगे, ठीक है?
स्वामीनाथन आयोग लागू करने के बारे में एक छलावा भी, एक जुमला भी हुआ। उस समय मरहूम अरुण जेटली जी वित्त मंत्री थे, उन्होंने एक बजट में कहा कि हम लागू कर रहे हैं स्वामीनाथन, लागू नहीं किया, जैसे कि का ही सवाल है। तो एमएसपी में कॉस्ट प्लस 50% का जो फॉर्मूला है स्वामीनाथन कमीशन के रिपोर्ट में, उसको तो लागू नहीं किया। कॉस्ट प्लस का जो फॉर्मूला था वही चेंज कर दिया और कहा कि लागू किया। तो किसान तो इतनी बात समझता है ना। तो इसीलिए किसानों के बीच में, मैं तो महाराष्ट्र में किसानों के बीच में गया, मैं मध्य प्रदेश में किसानों के बीच में गया जब मैं ठीक ठाक था कुछ साल पहले, और मैंने पाया कि जो भी व्यवस्था है उसमें किसान को उसकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल रहा है। जैसे एक उदाहरण मैं बताऊं आपको, मक्का का किसान है, वो गया मंडी में, या सोयाबीन का किसान है, वो गया मंडी में अपने उपज को बेचने के लिए। अब वहां पर पहले तो ये होगा कि अगर उसमें एक एमएसपी लागू भी है तो लोग उस एमएसपी पर खरीदने को तैयार नहीं होंगे। जो वहां पर ट्रेडर्स हैं, सरकार खरीदती नहीं है। सरकार जो खरीदती है वो जो प्रोडक्शन है उसका एक अंश। अगर किसी किसान ने 10 क्विंटल मक्का पैदा किया तो एमएसपी पर सरकारी एजेंसी कहेगी हम तुमसे 2 क्विंटल खरीदेंगे, 8 क्विंटल तुम जाकर मंडी में किसी ट्रेडर को बेच दो, और ट्रेडर उसको एमएसपी नहीं देगा, बहुत कम दाम पर वो खरीदेगा। तो एग्रीकल्चर को नुकसान होता जा रहा है। दूसरा, आप जानते हैं कि हमारे देश में एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है, एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है। इन दोनों के बीच में जिसको कहते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड, वो एक सिद्धांत लागू होता है। और आप देखेंगे कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है एग्रीकल्चरल इकोनॉमी का और इंडस्ट्रियल इकोनॉमी का, वो ज्यादा इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के पक्ष में होता जा रहा है। अगर किसान 1 क्विंटल कोई भी अनाज बेचता था, उससे जो उसको धन प्राप्त होता था, उससे वो मान लीजिए कि लोहा सीमेंट ये खरीदना चाहता था, तो आज उसी को प्राप्त करने के लिए मैं एक ऐसी इमेजिनरी बात आपसे कह रहा हूं कि उसको आज 2 क्विंटल या 3 क्विंटल उसी को बेचना पड़ेगा। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो लगातार किसान के खिलाफ होता जा रहा है, और सरकारी वादे जो है उस पर सरकार खरा नहीं उतर रही है, जिसके चलते किसान जो है वो तकलीफ में है और आंदोलन के लिए मजबूर है। यशवंत सिन्हा जी, सरकार कह रहे हैं हम ये जो एमएसपी है, जो न्यूनतम साझा मूल्य है, हम देने के लिए तैयार है, हम लिखित रूप में देंगे। आपके कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी बार बार कह रहे हैं कि सारे कानून में आप जो संशोधन चाह रहे हैं हम तैयार है। एपीएमसी, बाहर के मंडी, फिर भी जो आंदोलन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप पहले कानून रद्द कीजिए, कानून वापस लीजिए, और यह कानून वापस लेने के लिए तैयार कीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। तो एक तरह से सरकार और जिन लोग आंदोलन कर रहे हैं, एक नहीं लगभग 40 संस्थाएं हैं, कहीं तो कोई समझौता का कोई संभावना मैंने नहीं देख रहा जहां पे नहीं, देखिए परंजय जी, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, मैं उस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मुझे घोर आश्चर्य हुआ जब मुझे पता चला किसी न्यूज रिपोर्ट से कि पहले 5 वर्षों में मोदी जी की सरकार ने स्टैंडिंग कमेटी जो है पार्लियामेंट की, उसमें केवल 25% ही कानून जो दोनों सदनों में पेश हुए उसको भेजा डिटेल्ड एग्जामिनेशन के लिए एंड रिपोर्ट के लिए। और पिछले 1 साल में एक भी कानून जो संसद के दोनों सदनों में पेश हुआ, एक भी कानून स्टैंडिंग कमेटी को नहीं गया है। ये इतनी पार्लियामेंट्री सिस्टम के दृष्टिकोण से इतनी गंभीर बात है कि पार्लियामेंट में ये मुद्दा क्यों नहीं उठता, मुझे आश्चर्य है। क्योंकि आप पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज को दरकिनार नहीं कर सकते हैं। और मैं अपने समय की बात आपको बताता हूं, जब मैं एक फाइनेंस कमेटी का अध्यक्ष हुआ करता था,
उस समय अनेक हर कानून आता था हम बेदम थे कानूनों को एग्जामिन करते करते। अब कोई कानून नहीं जाता है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम का घोर उल्लंघन। अभी ये तीनों जो फार्म लॉज आए, एक मिनट, तीनों जो फार्म लॉज आए, ये पहले ऑर्डिनेंस आए और फिर जबरदस्ती उनको लोकसभा राज्यसभा से पास कराया गया। राज्यसभा के दृश्य आपको याद होंगे, सारा ऑपोजिशन के बावजूद रेल रोड किया गया, जबरदस्ती पास कराया गया। इनको क्यों नहीं भेजा स्टैंडिंग कमेटी को? इतने महत्वपूर्ण कानून थे तो वहां भेजना चाहिए था ना। आपने कहा कि आज कह रहे हैं कि हम क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन करने को तैयार है, तो क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन अगर वहां करने के लिए भेजा होता तो स्टैंडिंग कमेटी क्या करती? वो फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस को बुलाती, ये 40 ऑर्गेनाइजेशन जो आज आंदोलनरत हैं उनको बुलाती, उनसे विचार विमर्श करती, अपने सिफारिश करते समय उनके जो रिकमेंडेशंस थे उनको ध्यान में रखती और एक अच्छा कानून पार्लियामेंट से पास होता। लेकिन अगर आप ये समझ लें, एक मिनट, आप ये समझ लें परंजय जी कि मैं ही सर्वज्ञानी हूं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, मेरे अलावा कोई दुनिया में कुछ नहीं जानता है, तो फिर ये सिचुएशन आएगा। आप जो कह रहे हैं मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूं। जिस तरह से कोरोना महामारी के एकदम शीर्ष में पहुंच गए थे, जून महीना में आपने अध्यादेश लाया, फिर जिस तरह से आपने अभी अभी बताया लोकसभा राज्यसभा में ये कानून आपने पास कर दिया। अब सामने रास्ता क्या है? आप सरकार जो कह रहे हैं ये कुछ किसानों है जो पंजाब के, जो इस राज्य के किसान आंदोलन कर रहे हैं, और जो आंदोलन कर रहे हैं, जिन लोग जो संस्था आंदोलन कर रहे हैं, नहीं, ये पूरा देशव्यापी एक आंदोलन है, क्योंकि देश के आधा के आसपास लोग किसान हैं, इनके ऊपर असर पड़ेगा। तो मतलब एक जगह पहुंच गया कि कहीं हम आगे बढ़ने का रास्ता हम नहीं देख रहे, तो इन लोग आंदोलन जारी रखेंगे, राजमार्ग बंद रहेगा और सरकार भी कहेंगे हम बात करेंगे, मगर ये भी कह रहे हैं ये कानून तुम्हारा हित में है, आपका हित में है, मगर इन लोग कह रहे हैं नहीं मेरा हित, हाँ हम लोग का हित में नहीं है, आप कानून रद्द कीजिए। एक स्टेलमेट में हम लोग आज पहुंच गए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये जो रास्ता सरकार अपना रही है बातचीत का, इससे कोई समाधान निकलने वाला नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिहार में। बिल्कुल। अब सरकार के लिए सामने क्या रास्ता है? सरकार के सामने एक बहुत साधारण रास्ता है। अगर सरकार गरूर पर नहीं कायम है, जिद पर नहीं कायम है, सरकार को कहना चाहिए किसानों को कि हाँ भाई, हम इन कानूनों को वापस लेते हैं, हम इन कानूनों को दोबारा पेश करके आपके सुझाव के अनुसार इसको स्टैंडिंग कमेटी को भेजेंगे, स्टैंडिंग कमेटी सिफारिश करेगी, उसके बाद दोबारा इस कानून को पास कराएंगे जिसमें आपको एतराज नहीं होगा। ये कर ले अगर सरकार, तो सरकार की क्या प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी? क्या सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी नहीं कि उन्होंने बड़प्पन दिखाया, किसानों की बात सुनी और कानून को वापस लिया? ऐसा क्यों नहीं कर सकते? यशवंत जी, आपका लग रहा है सचमुच होगा? आज मोदी जी का सरकार मानेंगे? आप जैसे सलाह दे रहे हैं कि कानून वापस ले लो, हम दोबारा पेश करेंगे, एक विशेष अधिवेशन होगा पार्लियामेंट का या स्टैंडिंग कमेटी में ले जाएंगे, बातचीत करेंगे, क्या आपका लग रहा है सरकार मानेंगे? आप जैसे लोग जैसे सलाह दे रहे हैं, सरकार, हमें तो नहीं लग रहा है सरकार मानने के लिए तैयार है। अगर वाजपेयी जी की सरकार आज होती और ये गलती उस सरकार में हुई होती तो वो यही रास्ता अपनाते। और मैं अनेक उदाहरण जानता हूं जहां पर उन्होंने विपक्ष की बात को बहुत महत्व दिया और हम लोगों को आदेश दिया कि विपक्ष की बात को सुन के आगे का रास्ता तय करो। लेकिन अगर जैसा मैंने कहा कि आप घमंड में हैं, आपका एक गरूर है, आप जिद पर अड़े हैं, तो फिर कोई समाधान नहीं है। फिर किसान जो है, भयंकर सर्दी है आज के दिन, जिस तरह का कपड़ा हमने पहन रखा है वो क्या दिखाता है कि बहुत भयंकर सर्दी है। भयंकर सर्दी में किसान खुले में अगर बैठा हुआ है तो इससे बढ़कर सख्त अफसोस की बात हमारे देश के लिए क्या हो सकती है? वो हमारा अन्नदाता है। 50% से ज्यादा आबादी किसानी और ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, उसके बावजूद हमें अपने जिद पर अड़े हैं। कौन है आप? आज आप अपने को समझते हैं कि हम सत्ता के
शीर्ष पर हैं, कल आप नहीं होंगे, कोई पूछेगा नहीं आपको। हमारे नेता थे चंद्रशेखर जी, वो ये कहा करते थे कि अगर तुमने ये समझ लिया कि सत्ता तुम्हारी मुट्ठी में कैद है, तो सत्ता तो पानी की तरह है, मुट्ठी खोलोगे देखोगे सत्ता हाथ से निकल गई। तो किस बात का घमंड, किस बात का गुरु? आप बात सुनिए से किसानों की। यशवंत सिन्हा जी, ये जो आंदोलन चल रहा है, बहुत लोग समझते हैं इसका एक अभिनवता है, एक नया एक एक यूनिकनेस हम देख रहे हैं। क्या है कि हमारे जो आंदोलन कर रहे हैं कि हमारे देश के सबसे बड़े जो सबसे अमीर जो व्यक्ति है, मुकेश अंबानी जी, गौतम अडानी जी, इनके नेतृत्व में बड़े बड़े कॉर्पोरेट कॉन्ग्लोमरेट्स है। किसान आंदोलन जो आंदोलन कर रहे हैं, इनके एक हिस्से कह रहे हैं कि इनको बॉयकॉट करो, और एक तरह से ये क्या पहले भी हम देखे हैं कि हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपति जो है, सबसे बड़े पूंजीपति जो है, एक तरह से आंदोलन के एक हिस्से उनके खिलाफ भी है। वो ये जो कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ जो 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 नया कानून सरकार लाया है, बोले कि इनको फायदा मिलेगा, हमें फायदा नहीं मिलेगा। इस विषय के ऊपर आप तो हमारे देश के वित्त मंत्री थे, आपका क्या लग रहा है? इज दिस समथिंग न्यू अबाउट द एजिटेशन? इज दिस समथिंग यूनिक अबाउट द एजिटेशन? देखिए, मैं ऐसा कहूंगा कि जनता एक बात बहुत आसानी से और जल्दी समझ लेती है, और वो है सरकार की नीयत को। सरकार की नीयत के ऊपर जिस दिन जनता को शक हो जाएगा ना, तो अगर जनता द्वारा लोकहित में भी उठाया हुआ कदम है, तो लोगों को सहसा उसके ऊपर विश्वास नहीं होगा। इस सरकार की नीयत के ऊपर आज के दिन लोगों को शक हो गया है। दूसरी बात कि सरकार के कई ऐसे कार्यकलाप हैं जिससे कि ये जाहिर होता है कि सरकार चंद कॉरपोरेट घरानों के लिए काम कर रही है, आम जनता के लिए काम नहीं कर रही। और इसीलिए अगर आप समझते हैं कि आप देश के लोगों की भलाई के लिए, मजदूरों की भलाई के लिए, किसानों की भलाई के लिए, नौजवानों की भलाई के लिए कुछ कदम उठा भी रहे हैं, तो उस पर लोगों का विश्वास नहीं जमता है। और जिस तरह कुछ कॉरपोरेट्स ने तरक्की की है पिछले 5-6 वर्षों में, उससे ये शक और गहरा होता है कि नहीं, सरकार कुछ कॉरपोरेट घरानों के लिए ही काम कर रही है, आम जन के लिए काम नहीं कर रही है। पहले की बात आपने पूछी, कभी आपको याद होगा कि भाषणों में नेता लोग बोलते थे टाटा बिरला, क्योंकि उस समय टाटा बिरला का नाम बहुत था। तो अगर बेहिसाब कोई संपत्ति इकट्ठा करे, बेहिसाब तरक्की करे, तो लोगों का ध्यान उस तरफ जाएगा, लोग शक की निगाह से उस तरक्की को देखेंगे। यशवंत सिन्हा जी, अब ये किसान आंदोलन से हम एक और विषय के ऊपर आपसे बात करना चाहते हैं, ये भारतवर्ष का राजनीति के ऊपर। बिहार में जो अभी विधानसभा चुनाव हुई है, इसका नतीजा अब सबके सामने है। बहुत लोग समझते हैं कि महागठबंधन एक जगह पहुंच के बहुत नजदीक पहुंच गए थे, मगर हार गया है। बहुत सारे कारण लोगों ने बताया। नीतीश कुमार जी जो अभी मुख्यमंत्री है, वो कमजोर हो गए, मगर भारतीय जनता पार्टी का ताकतवर गया बिहार में। तो बिहार का राजनीति, बिहार का विधानसभा जो चुनाव का नतीजा आप किस तरह से, किस नजरिए से देखते हैं? इसके बाद मैं बंगाल के बारे में भी थोड़ा बहुत आपसे बात करना चाहता हूँ। धन्यवाद। मैं बिहार की ही नहीं, एक नेशनल कॉन्टेक्स्ट बात आपसे कहना चाहता हूँ। मैंने भी बहुत चुनाव देखे हैं दोनों तरफ से। एक एडमिनिस्ट्रेटर के नाते मैंने चुनाव कराया है, और एक पॉलिटिशियन के नाते मैंने चुनाव में भाग भी लिया है, बहुत चुनाव लड़े। आज के चुनाव में और पहले के चुनाव में एक बड़ा भारी अंतर आ गया है परंजय जी, और वो ये है कि पहले हम मनी पावर, मसल पावर की बात करते थे। आज के दिन मनी पावर के ऊपर इलेक्शन कमीशन का कोई कंट्रोल नहीं है, और भयंकर मनी पावर का दुरुपयोग हो रहा है आज के चुनाव में, चाहे वो नगर पालिकाओं का चुनाव हो, नगर निगम का चुनाव हो, विधानसभाओं का चुनाव हो, या देश का चुनाव हो। भयंकर। और ये जो एक नई चीज आ गई, किसी कुटिल बुद्धि की ये उपज है
इलेक्टोरल बॉन्ड्स, बिल्कुल ओपेक, कुछ पता नहीं चलता है किसने पैसा दिया, किसके पास गया, ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के पास गया। तो पैसा और टेक्नोलॉजी, इन दोनों का जो महत्व बढ़ गया है चुनाव में आज के दिन, उसने चुनाव के परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया है। और जिसके पास अकूत धन है और जिसके पास टेक्नोलॉजी के ऊपर कमांड हो गया आज के दिन, जो छोटी पार्टियों के बस की बात नहीं है, वो लोग आज चुनाव जीतेंगे। ये एक इट्स ए गिवन, उनको आप हरा नहीं सकते हैं। आप पैसे से मुकाबला नहीं कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी से मुकाबला नहीं कर सकते हैं, और भी और कुरीतियां हैं चुनाव के कंडक्ट में। तो इस प्रकार जो है, ये अब आज का जो चुनाव है ना परमजय जी, वो जनमत का परिचायक नहीं है। इट डज नॉट रिफ्लेक्ट पॉपुलर ओपिनियन, इट merely रिफ्लेक्ट्स इलेक्टोरल मैनेजमेंट, जिसमें टेक्नोलॉजी और पैसे का बहुत बड़ा योगदान है। बिहार का चुनाव आप जैसा कह रहे थे, कितना था दोनों कैंप्स के बीच में जो वोट का अंतर था? 12,000। 3-3.5 करोड़ लोग वोटर्स हैं, उसमें 12,000 का फर्क कोई फर्क है? लेकिन 12,000 वोट के चलते 15 सीट का फर्क पड़ गया विधानसभा में, और ये लोग सरकार बना ले गए। That is where technology is important. Your strike rate is important. यशवंत सिन्हा जी, हाँ, आप जैसे कह रहे हैं, तो आने वाले जो विधानसभा चुनाव होने वाले 4 बड़े राज्यों में, 5 में हो रहे, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम, बंगाल। मगर बंगाल में जो होने वाले, यही कहानी की आप देख रहे हैं कि आपके पास पैसा का बल है, रुपया का बल है, आपके पास बहुत है, और आप तकनीकी भी आप जानते हैं, टेक्निक आप किस तरह से चुनाव का प्रबंधन कर रहे हैं, ये भी आपको मालूम है। तो बिल्कुल आप सही तो बार-बार जो सत्ते में है भारतीय जनता पार्टी, वो उसको हराने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि उनके पास पैसा है, उनके पास किस तरह से चुनाव प्रबंधन होगा उनके उनके हाथ में है। तो आप भविष्य एकदम देख रहे हैं कि ऐसा है कि ये यही एक राजनीतिक दल बार-बार चुनाव जीत के वापस आए, जीतेंगे, बंगाल में वापस नहीं जीतेंगे। मैं उतना निराश नहीं हूं, इसलिए निराश नहीं कि कभी न कभी जनता खड़ी होती है और जनता बोलती है, और हम जानते हैं कि इसके बड़े सारे उदाहरण हैं हमारे खुद के इलेक्टोरल इतिहास में, और बड़ी बड़ी ताकतों को जनता ने हरा दिया है। तो इसलिए ये सोच लेना कि ये इनको हराना संभव नहीं होगा, ऐसा सही नहीं होगा। मैं पूरा विश्वास रखता हूं कि बंगाल के चुनाव में ममता जी इनका मुकाबला करेंगी, अच्छी तरह से मुकाबला करेंगी। मैंने एक ट्वीट अभी हाल में किया था जिसमें हमने कहा था कि जिस तरह वो तृणमूल के नेताओं को तोड़कर अपनी तरफ मिला रहे हैं, तो उनका सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है प्री इलेक्शन, और पोस्ट इलेक्शन सर्जिकल स्ट्राइक भी होगा। एक कहावत है ना बीजेपी के बारे में, वो कहते हैं कि हम जहां चुनाव जीतते हैं वहां सरकार बनाते हैं, जहां चुनाव नहीं जीतते हैं वहां जरूर सरकार बनाते हैं, क्योंकि तोड़ लेते हैं लोगों को पैसे के बल पर जैसे भी हो। तो इसीलिए ममता जी को बंगाल में इस बात का प्रयास करना पड़ेगा कि उनकी जो जीत है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव जीत हो, इस प्रकार की जीत हो कि सारा तोड़ फोड़ करने के बाद भी बीजेपी उनको सरकार बनाने से रोक नहीं पाए। यशवंत सिन्हा जी, अभी बंगाल में आप कह रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ वाम दल भी है, कांग्रेस भी है, तो एक तरह से जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं कर रहे हैं, उनका वोट भी एक तरह से बांट जाएगा अलग अलग 3 पार्टी में। ठीक है, वाम दल और कांग्रेस एक साथ है, मगर 2 भाग हो जाएगा, तो इसका फायदा तो भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा। अभी भी वैसे अभी भी समय है, अप्रैल मई में चुनाव होने वाले हैं, मगर ये कहां ही होना इस तरह से अगर वोट फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, भाग हो जाता है, तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑन द कॉन्ट्ररी, एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट है कि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज एक साथ आके बंगाल का चुनाव लड़ेंगी।
क्योंकि ममता जी सत्ता में है, एक एंटी तृणमूल वोट बैंक है ना, जी बराबर होता है। तो बीजेपी और ये जो गठबंधन है कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज का, ये दोनों का क्लेम होगा ऑन दी एंटी तृणमूल वोट बैंक। अगर ये दोनों इकट्ठे नहीं होते तो दोनों में से किसी को भी जनता गंभीरता से नहीं लेती, जैसा पिछले चुनाव में हुआ, लोकसभा के चुनाव में। और भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिल गया। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज के साथ आने से भाजपा को फायदा होगा। ये आकलन सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है कि जो एंटी तृणमूल वोट है बंगाल में, वो वोट अगर ये दोनों साथ नहीं होते तो कहां जाता। लोकसभा का उदाहरण मैंने दिया कि लोकसभा में चूंकि ये दोनों अलग अलग लड़े, लेफ्ट और कांग्रेस, और दोनों को वहां की जनता ने गंभीरता से नहीं लिया, तो सारा का सारा एंटी तृणमूल वोट जो था वो चला गया लगभग बीजेपी के खाते में। अब उनको एक दूसरा मौका है, क्योंकि एक अलायंस यहाँ पर है लेफ्ट और कांग्रेस का, और एक बीजेपी है, तो इन दोनों के बीच में एंटी तृणमूल वोट का बंटवारा होगा। तो तृणमूल को फायदा होगा, इसमें नुकसान नहीं होगा। आप अभी सामने क्या देख रहे हैं भारतवर्ष का, ये जो हमारे राजनीति किस तरह से आप देख रहे हैं? अभी मई महीना में 2 साल पूरा हो जाएगा, आपका पूरा 7 साल हो जाएगा मोदी सरकार। अभी तक ये किसान, हम वही वापस आ रहे हैं जहां से हम लोग शुरू किया। ये किसान आंदोलन जारी है। जिस तरह से ये सीएए एनआरसी के खिलाफ जो आंदोलन किया, वो आंदोलन तो खत्म हो गया आज, समझ लीजिए। मगर ये किसान आंदोलन, जैसे हम लोग बात किया पहले ही, शायद इतना जल्दी खत्म नहीं होगा। तो आपका क्या लग रहा है, आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं अर्थव्यवस्था का क्या स्थिति है, तो आप कैसे देख रहे हैं आने वाले साल 2021-2022 कैसे चलेगा हमारे देश के लिए? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि एनआरसी आंदोलन था वो खत्म नहीं हुआ है, सरकार ही पीछे हट गई है और गंभीर नहीं है लागू करने में। नंबर 2, किसान आंदोलन इस सरकार के, और ये बहुत ही एक गंभीर चुनौती है इस सरकार की साख के ऊपर। इस सरकार की जो एक अथॉरिटी है उसके ऊपर किसान आंदोलन का बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और तीसरी बात कि ठीक है, इन्होंने चुनाव जीत लिया दोबारा, 2 साल भी पूरे होने को हो गए, और इन्होंने यहाँ पर कोविड का प्रकोप हो गया, सरकार ने कैसे टैकल किया, इस सब के विस्तार में नहीं जाऊंगा। लेकिन आज के दिन जनता के बीच में एक बड़ा सवाल जो है वो सरकार की नीयत को लेकर सवाल है। सरकार की नीयत के ऊपर लोगों को विश्वास नहीं। कुछ देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कॉर्पोरेट घरानों का। अब जनता को ये लगने लगा कि सरकार उन्हीं कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए काम करती है, बाकी जनता के फायदे के लिए काम नहीं करना चाहती है। ये जो किसानों का विरोध हो रहा है, उसके पीछे क्या है? उसके पीछे मुख्य रूप से ये है कि एक एग्रीकल्चर का भी कॉर्पोरेटाइजेशन कर देंगे और किसान अपने ही खेत में मजदूर बन जाएगा, जो कि सही होगा। तो इसलिए जब नियत के ऊपर सवाल उठने लगे, गिने चुने दिन ही बचे हैं। सरकार में बने रहना एक बात है, सरकार चला लेना, गुड गवर्नेंस, बिल्कुल दूसरी बात है। तो धन्यवाद यशवंत सिन्हा जी, आपने आपका कीमती समय न्यूज क्लिक का दर्शक को दिया। हम सब चाहते हैं कि आपका तबीयत ठीक रहे, बेहतर हो जाए, और आने वाले समय में आपके पास दोबारा हम आएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। आप सब देखते रहिए न्यूज क्लिक।